नमस्कार। किताब घर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकी तिवारी। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं रानी नागफनी की कहानी की 13वीं कड़ी। पकड़ना जीव को और देना मुख्य अमात्य को। अस्तभान की खुशी की सीमा न थी। रास्ते में वो उड़ता सा जा रहा था। मुफतलाल का मन कहीं और था। वो सोच रहा था कि इतने दिन हो गए पर डिप्टी कलेक्ट्री का आदेश अभी तक नहीं आया। अब कुंवर की शादी हो जाएगी। अपना काम हो जाने के बाद पता नहीं ये मेरी सहायता कर सकते हैं या नहीं। वो चाहता था कि पहले उसकी नियुक्ति हो जाए, फिर कुमार का विवाह हो। इसी प्रयोजन से उसने बीच में अड़ंगा डालने की कोशिश की। वो बोला, कुमार, इससे पहले कि आप भैया साहब का जीव पकड़कर मुख्य अमात्य को दें, आपको अपने पिताजी से मिल लेना चाहिए। वे राजा राखड़ सिंह से बेहद नाराज हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अपना सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाए। अस्तभान कुछ आपत्ति सुनने को तैयार नहीं था। उसने कहा, इसकी क्या जरूरत है, शादी तो मुझे करनी है। मुफतलाल ने समझाया, पर वे आपके पिता हैं। उनके और आपके विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। अस्तभान ने रोष से कहा, अंतर तो होगा ही। मेरे पिता बेवकूफ हैं। ऐसा माने बिना प्रगति हो ही नहीं सकती। हर पीढ़ी को यह मानना चाहिए कि बाप दादे बेवकूफ हैं और उनकी कम से कम आधी बातें गलत हैं। उनकी आधी सही बातें लेकर उनमें अपनी आधी मिलानी चाहिए। इसी तरह के मिश्रण से जो मान्यताएं बनेंगी, वही प्रगतिशील मान्यताएं कहलाएंगी। अगर बेटा बाप को आधा खपती ना समझे, तो समाज जहां का तहां खड़ा रह जाए। मुफतलाल को पहली बार अस्तभान की प्रतिभा का भान हुआ। जिसे वो मूढ़ समझता रहा, वो नीति की बातें कर रहा था। उसने निष्कर्ष निकाला कि मूर्ख से मूर्ख आदमी तब बुद्धिमान हो जाता है जब उसकी शादी पक्की हो जाती है। इसी से यह विलोम सिद्धांत भी प्रकट हुआ कि बुद्धिमान आदमी तब बेवकूफ हो जाता है जब उसकी शादी पक्की हो जाती है। उसने हार मान ली। नीति और सिद्धांत की आड़ लेकर शादी नहीं टाली जा सकती। उसने व्यवहार की आड़ ली। कहा, पर ये टेंडर मंगवा चुके हैं, कहीं उन्होंने राजा राखड़ सिंह का टेंडर नामंजूर कर दिया तो? अस्तभान जैसे इसी स्थिति के लिए तैयार था। उसने जवाब दिया, तुम बहुत बुद्धू हो। मुख्य अमात्य को जब तक भैया साहब का जीव मिलने का भरोसा ना हो जाएगा, तब तक क्या वे टेंडर भिजवाएंगे? मैं तुमसे निश्चित कहता हूं कि अभी तक टेंडर नहीं पहुंचा। जब हम जाकर उससे कहेंगे कि हम जीव का पता पा गए हैं और आज रात को उसे पकड़ लेंगे, तब वो टेंडर भिजवाएगा और बड़ी से बड़ी रकम का भिजवाएगा। मेरा बाप लोभी है। पैसे के सामने उसका क्षत्रित्व नाक रगड़ता है। अगर कोई उससे कहे कि 1 लाख रुपए देंगे, तुम अपनी ऐठी मूछ मुंडा दो, तो वो मुंडा देगा। तुम उसे नहीं जानते, मैं जानता हूं। चलो, अब मुख्य अमात्य के पास चलें। मुफतलाल निराश हुआ। ऊपर से उसने उत्साह दिखाया। मित्रता सिद्धांत वो जानता था, भीतर कुछ और ऊपर कुछ और होना चाहिए। दोनों चले जा रहे थे। मुफतलाल को नियुक्ति की चिंता परेशान कर रही थी। उसने धीरे से कहा, मेरा ऑर्डर अभी तक नहीं आया। अस्तभान का मन भला नौकरी जैसी शुष्क बातों में कैसे लगता। उसने बेमन से कहा, आ जाएगा, क्या जल्दी है, तुम भूखे तो मरते नहीं हो। मुफतलाल का मन और गिर गया। कहने लगा, फिर भी कुछ काम तो करना ही चाहिए। अस्तभान ने उसका मुंह बंद करने के लिए कहा, अच्छा भाई, मैं परसों तेरी नियुक्ति का ऑर्डर निकलवा दूंगा। मुफतलाल कुछ आश्वस्त हुआ। वे मुख्य अमात्य के बंगले के पास आ गए थे। मुख्य अमात्य बाहर बरामदे में टहल रहे थे। इन्हें देखते ही फाटक तक आ गए। अस्तभान के चेहरे पर प्रसन्नता देखी तो समझ गए कि काम में सफलता मिली है। बड़े स्वागत सत्कार से उन्हें अपने कमरे में ले जाकर बैठाया और पूछा, हाँ, अब सुनाइए, कितनी सफलता मिली? अस्तभान ने कहा, जीव का पता लग गया है। वो इसी शहर में है और एक सरकारी इमारत में है। मुख्य अमात्य आश्चर्य में पड़ गए। बोले, इस शहर में है, सरकारी इमारत में है और मेरे गुप्तचर पता नहीं लगा पाए?
मुफतलाल बोला, उनका अपराध नहीं है। जीव अत्यतम सूक्ष्म रूप में है और ऐसी जगह है जहां आदमी की निगाह नहीं जा सकती। मुख्य अमात्य ने पूछा, फिर भी बताओ तो कहां है वो? अस्तभान ने हंसकर कहा, इतने सीधे हम नहीं हैं, हम भी राज परिवार के हैं। आपको उसका ठिकाना अभी बता दें तो आपकी नजर में हमारी कीमत 2 कौड़ी की हो जाएगी। आज रात को हम जीव को पकड़कर सवेरे आपको सौंप देंगे, पर इसके पहले वो टेंडर चला जाना चाहिए और खासी बड़ी रकम का जाना चाहिए। मुख्य अमात्य ने बनावटी भोलेपन से कहा, वो तो चला गया, मैंने आपसे वादा किया था ना, वो तो कल ही चला गया। अस्तवान फिर हंसा, देखिए वो नहीं गया है। मैं जानता हूं कि शासक के वादे कितने झूठे होते हैं। जब तक मजबूर ना किए जाएं वे वादे पूरे नहीं करते। आप आज ही टेंडर भिजवाएं और कल जब हम उसकी रसीद देख लेंगे तब जीव आपको देंगे। मुख्य अमात्य ने कहा, आप अप्रसन्न ना हो, मैं अभी भिजवाता हूं। मैं वादा करता हूं कि हर हालत में राजकुमारी की शादी आपसे कराऊंगा। मुफतलाल ने कहा, मुख्य अमात्य जी, जीव तो आपको मिल जाएगा, पर इस बात का हमें बड़ा दुख है कि बेचारे भैया साहब की जान आप ले लें। मुख्य अमात्य ने कान पर हाथ रखकर कहा, राम राम, कौन कहता है कि मैं उसे मारूंगा? मैं उसे हरगिज नहीं मारूंगा, मैं अहिंसावादी हूं। किसी को मारना हिंसा है, पर मारने की धमकी देना अहिंसा है। जब वो गड़बड़ करेगा मैं उसे धमकी दे दूंगा, वो हमेशा मेरे चंगुल में रहेगा। जब सब सदस्य अपने चंगुल में रहें तब संसदीय प्रजातंत्र का मजा आता है, समझे आप? अस्तभान ने कहा, आपके इस कथन से हमारे हृदय का बोझ उतर गया। हमें बड़ी ग्लानि हो रही थी कि हम एक नेता की मृत्यु का कारण बन रहे हैं। मुख्य अमात्य केवल मंद हंसी हंसे। अस्तभान ने विदा ली और दोनों मित्र बंगले से बाहर आए। मुफतलाल ने कहा, अब हम लोग अच्छे होटल में जाकर डेरा डालें, स्नान भोजन से निवृत्त होकर फिर सचिवालय चलें, वहां दिन में ही सब स्थितियों का अध्ययन कर लें। वे एक बड़े होटल में ठहरे, स्नान और भोजन से निपटकर सचिवालय गए। फाटक के बाहर कारों का तांता लगा था। भीतर कमरों में बड़ी चहल पहल थी। वे मुख्य अमात्य के कमरे के सामने पहुंचे, कमरे की जांच की, दरवाजे को देखा। मुख्य अमात्य भीतर बैठे थे। मुफतलाल ने कहा, इन्हें क्या मालूम है कि जिस कुर्सी पर वे रोज बैठते हैं उसी में भैया साहब का जीव दीमक के रूप में छिपा है? अस्तभान ने कहा, राज करने वाले में यही तो कमजोरी होती है, वो पास की चीज को नहीं देख सकता, उसे दूर की ही दिखाई देती है। जांच पड़ताल करने के बाद उन्होंने उस दरबान का पता लगाया जो रात में वहां पहरा देता था। उससे अस्तभान ने कहा, हम परदेसी हैं, हमारे राजा ने हमें आदेश दिया है कि इस राज्य के मुख्य अमात्य की कुर्सी को आज रात ठीक 12 बजे शुभ मुहूर्त में प्रणाम करके आओ। ज्योतिषियों ने बताया है कि इस शुभ मुहूर्त में यदि राज्य का प्रतिनिधि तुम्हारे मुख्य अमात्य की कुर्सी को चूमेगा तो प्रजातंत्र सफल होगा। तुम हमें आज रात को उस कमरे में 5 मिनट के लिए प्रवेश दे दो। संतरी ने पहले आनाकानी की, फिर जब अस्तभान ने भेंट के रूप में उसके हाथ में 100 रुपए रख दिए तो वो राजी हो गया। बोला, अच्छा, मैं दरवाजा खोल दूंगा, पर कुर्सी के सिवा किसी और चीज को हाथ मत लगाना। दोनों होटल लौट आए। रात को जागरण होगा ये सोचकर दिन में सो गए। आधी रात से कुछ पहले वे सचिवालय के फाटक पर पहुंच गए। संतरी ने उन्हें भीतर ले लिया। वे मुख्य अमात्य के कमरे के सामने पहुंचे। वहां अजब दृश्य था। आसपास भूत ही भूत थे। किसी के 2 सिर थे, किसी का सिर ही नहीं था। किसी के 4 हाथ थे, किसी के 4 पांव। वे नाच रहे थे, उछलकूद कर रहे थे। उनकी बड़ी बड़ी लाल आंखें थीं और लंबे लंबे नाखून तथा दांत थे। वे तरह तरह की आवाजें लगा रहे थे, मुख्य अमात्य बनूंगा, अर्थ अमात्य बनूंगा, शिक्षा अमात्य बनूंगा, विधान मंडल का सदस्य बनूंगा, चुनाव लड़ूंगा। पहले तो वे डरे, पर फिर अस्तभान ने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। लाल पेटी में वोट दो, मुर्गा छाप पेटी में वोट दो, बैल छाप पेटी में वोट दो, मुख्य अमात्य, अर्थ अमात्य, अमात्य शिक्षा विभाग। मंत्रोच्चार शुरू होते ही वे सब भूत चुप हो गए। फिर सबने एक साथ जोर से ठहाका मारा और वे विलीन हो गए। संतरी ने दरवाजा खोला और उजाला किया। अस्तभान भीतर घुसा, मुख्य अमात्य की कुर्सी के पास जाकर बैठ गया और दीमक को खोजने लगा। उसने देखा कुर्सी के पाए के जोड़ में बैठा बैठा एक दीमक लकड़ी को कुतर रहा है।
वो कुर्सी को कुतर कुतर कर भीतर से पोली कर रहा था। साधारण दीमकों से 3-4 गुने आकार का ये दीमक बड़ा विचित्र था। उसने अस्तभान को देखते ही एक विचित्र शब्द किया और वो भागा। बड़ी तेजी से कुर्सी की सेंध में घुसने लगा, पर अस्तभान ने बड़ी तत्परता से उस पर अपना रुमाल डाल दिया और वो फंस गया। उसने रुमाल बड़ी सावधानी से समेटा और गांठ लगा दी। रुमाल के बाहर से दीमक की तड़प और उछल कूद स्पष्ट दिख रही थी। रुमाल जेब में डालकर अस्तभान बाहर निकल आया। मुफतलाल ने पूछा, क्यों, आ गया पकड़ में? अस्तभान ने कहा, हाँ, मगर उसे जल्दी ही किसी मजबूत डिबिया में बंद करना होगा, वरना वो रुमाल काट कर निकल भागेगा। वे जल्दी से होटल पहुंचे और दीमक को निकालकर एक पतले धागे से बांधा और उसे धागे समेत एक डिबिया में बंद कर दिया। यहां का हाल तो यहीं छोड़े, उधर भैया साहब की तबीयत आधी रात से खराब हो गई थी। ठीक आधी रात को भैया साहब घबरा कर उठ बैठे और पागलों जैसे चिल्लाए, अरे बाप रे, मार डाला। इसी तरह चिल्लाते हुए वे सारे कमरे में घूमने लगे। उनकी पत्नी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, ऐसे क्यों घबरा रहे हो? भैया साहब ने उखड़े स्वर में कहा, मेरी जान पर खतरा आ गया है, कोई मेरा जीव पकड़ रहा है। पत्नी ने कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि अपना जीव अपने पास रखो, पास रहेगा तो हिफाजत तो कर सकते हैं, ना जाने कहां उसे छोड़ रखा है। कोई दुष्ट उसे मसल दे तो मेरा सुहाग तो लुट जाएगा। भैया साहब ने क्रोध से कहा, तुझे अपने सुहाग की पड़ी है, मेरी तो जीवन भर की साधना मिट्टी में मिली जा रही है। अगर किसी ने उसे कब्जे में कर लिया तो फिर वो जैसा चाहेगा वैसा मुझे नाचना पड़ेगा। अरे बाप रे। बड़ी देर तक भैया साहब तड़पते रहे, फिर धीरे धीरे शांत हो गए, पर उनके चेहरे पर स्थायी बेचैनी आ गई। सवेरे लोगों ने देखा तो अचरज में आ गए कि एक रात में यह परिवर्तन कैसे हो गया। वे बैठे बैठे बातें करते करते एकदम कराह उठते और हृदय पर हाथ रख लेते। लोग पूछते तो कह देते, रात से दिल का दौरा हो रहा है। भैया साहब की चैन और निडरता जाती रही। उन्हें विश्वास हो गया था कि उनका जीव पकड़ लिया गया है और मुख्य अमात्य की कुर्सी से हटाकर कहीं और रखा गया है। मुख्य अमात्य की कुर्सी से दूर होने के कारण उन्हें बड़ी व्याकुलता थी। उधर अस्तभान दीमक को तनिक भी छूता तो इधर भैया साहब तड़प उठते। सुबह होते ही अस्तभान और मुफतलाल मुख्य अमात्य के पास गए और कहा, भैया साहब का जीव हमारे कब्जे में आ गया है। मुख्य अमात्य हर्ष से पागल हो गए, बोले, कहां मिला? अस्तभान ने कहा, सचिवालय में आपकी कुर्सी को दीमक के रूप में कुतर रहा था। अस्तभान ने उन्हें पूरा विवरण सुनाया। मुख्य अमात्य आश्चर्यचकित रह गए, बोले, लाइए मेरे हवाले कीजिए। अस्तभान काफी चालाक हो गया था। उसने कहा, एक जगह सुरक्षित रखा है, ला देंगे, पहले आप टेंडर की रसीद दिखलाइए। राजनीतिज्ञों की धोखेबाजी से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। अपना काम निकालकर दूध की मक्खी की तरह फेंक देते हैं। मुख्य अमात्य हंसे, कहने लगे, कुमार, आपकी अवस्था कम है, फिर भी आपकी राजनीतिक समझबूझ उच्च कोटि की है। आप सच कहते हैं, किसी भी राजनीतिज्ञ का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने टेबल की दराज से 25 लाख के टेंडर की रसीद निकालकर दिखाई। अस्तभान को संतोष हुआ और उसने जेब से डिबिया निकाली। उसे खोलकर धागे को खींचा और धागे से बंधा दीमक मुख्य अमात्य के सामने झुलाने लगा। अस्तभान ने कहा, यह है भैया साहब का जीव। मुख्य अमात्य उसे बड़े ध्यान से देखते रहे, फिर बोले, जैसे आपने मेरा भरोसा नहीं किया, वैसे ही मैं भी एकदम ये मानने को तैयार नहीं कि भैया साहब का जीव यही है। हो सकता है आप कोई भी दीमक पकड़ के लाए हो, मैं परीक्षा करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने गुप्तचर को बुलाया और उसे आदेश दिया कि भैया साहब के पास किसी बहाने से जाओ और उनमें क्या विशेष परिवर्तन होते हैं देखकर बताओ। गुप्तचर भैया साहब के पास आकर बैठ गया। इधर मुख्य अमात्य ने दीमक को हल्के से दबाया, उधर भैया साहब कराह कर कुर्सी में लुढ़क गए। गुप्तचर ने लौटकर सारा हाल सुनाया। तब मुख्य अमात्य ने अस्तभान से कहा, मुझे विश्वास हो गया, भैया साहब का जीव यही है। अब राजकुमारी से आपकी शादी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आप कृपा कर हमारी अतिथिशाला में ठहरिए, मैं महाराज से बात करके आपको सूचित करता हूं। दोनों मित्र सेवक के साथ अतिथिशाला चले गए।
दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम अपने अगले एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।